आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए आज से वीडियो की शुरुआत किया जा रहा है। यह वीडियो की शुरुआत जो है अभी ये शुरुआत हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से, लेकिन ये टेक्स्ट बुक के बाद इसमें ऑप्शनल टाइप का प्रश्न भी चलेगा जो लगातार आपको प्रत्येक चैप्टर का देखने को मिलेगा, और उसके साथ मिक्स्ड टाइप का प्रश्न भी इसमें शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये पर्यावरण का एक टॉपिक देखेंगे। तो इसमें यह बुक जो है जिसका सेट हम तैयार कर रहे हैं यह क्लास 5 का है। यह जो सेट है क्लास 5 से हो रहा है, और इसमें टोटल चैप्टर अगर देखा जाए ये क्लास 5 वाले में पर्यावरण में, तो इसमें टोटल 21 चैप्टर हैं। कुल अध्यायों की संख्या 21 है, और जिसे हम 5 से 7 सेट में इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे कि 5 से 7 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और अगले वीडियो में फिर से ही कंप्लीट करेंगे। तो यह आज ये क्लास 5 का होगा, और उसके बाद क्लास 4 का भी और क्लास 3 का भी। तो यानी 1 to 5 के लिए जो एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख करके इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को सुन करके, या तो फिर अगर आप नोट बनाना चाहते हैं, कुछ नोट करना चाहते हैं ताकि एग्जाम के टाइम थोड़ा सा रिवीजन किया जाए, तो वो नोट बना करके भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते हैं तो सुन करके भी इसको आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जितना इसमें प्रश्न संभावित प्रश्न है या जितना चैप्टर से बनेगा वो सारे प्रश्नों को हम अंडरलाइन किए हैं, और उसके बाद आपको वही प्रश्न हम आपको आपके भी चर्चा करेंगे उसी लाइन को जहां पर कुछ संभावना जो है प्रश्नों का बन रहा है। ऐसे तो इसमें 4-5 पेज का ही चैप्टर है, लेकिन मेन पेज जहां से इसमें कुछ संभावना कुछ प्रश्न का हो रहा है तो उसी पेज को हम शामिल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से इसमें हम लोग समझने के लिए। और उसके बाद इसमें अभी तो बुक से ही चल रहा है, लेकिन इसके बाद इसमें ऑप्शनल भी चलेगा, और ये पर्यावरण का है। उसके बाद फिर और विषय का भी इस पर कंप्लीट करेंगे हम गणित के साथ। तो इसके लिए आप इस चैनल से बने रहिए, और चैनल से बने रह करके आप इसमें लगातार जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर पहला, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, पटना से नाथुला की यात्रा। अध्याय पहला है। तो अध्याय पहला में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है उस टॉपिक को हम पहले ही अंडरलाइन कर चुके हैं, उस लाइन को, और उसके बाद हम आपके बीच इसको समझाने का प्रयास करेंगे, जहां से आप इसको समझ करके अब इसमें आप अगर चाहे तो नोट भी करें, या तो फिर न नोट करके भी आप इसको सुन करके भी याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए ये तो यहां पर 8 नवंबर 2010, ये तो कोई मायने नहीं रखता है इसका। मैंने यहां पर हम अंडरलाइन किया है इसको कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो ये तो आपको राजधानी पता ही होगा, और अगर याद नहीं होगा तो आप पूरे जितना 28 राज्य है सबका राजधानी याद कर लीजिएगा एक बार। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना। तो ये तो हो गया, एक प्रश्न यहां से बन रहा है। उसके बाद और अगर आगे बढ़ा जाए तो कह रहा है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे। तो ये उस यात्रा की चर्चा है जिसमें ये पटना से कहाँ जा रहा है, ये पटना से जा रहा है नाथुला। तो पटना से नाथुला जाने के क्रम में ये सिक्किम की यात्रा कर रहा है, और सिक्किम से आगे फिर आगे बढ़ेगा ये। तो उसी में कह रहा है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर अगली सुबह उतरे, वहां पहला पड़ाव था। तो सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग, देखिए सिक्किम जाने के मार्ग में स्थित दार्जिलिंग जो है एक स्थान है। तो दार्जिलिंग कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य का सुंदर पर्वतीय क्षेत्र है।
तो आप यहाँ से एक प्रश्न यहाँ रख सकते हैं कि दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। तो दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और वहाँ का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। हरी भरी घाटियों, दूर दूर तक दर्शनीय हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे जैसे हम न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की पहाड़ियां चढ़ते गए, ठंडी बढ़ती गई। तो इसमें यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन प्रश्न है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अब यहां से कह रहा है कुछ जानकारियां मिली जो इस प्रकार है। देखिए क्या इसको जानकारी मिलता है कि पर्वतरोहियों के साथ तेंजिंग, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, पर्वतरोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाते रहे थे। तेंजिंग का नाम आप पहले भी सुने होंगे, तेंजिंग नोर्गे जो एक पर्वतरोही थे, तो उन्हीं की चर्चा यहां पर है। तो कह रहा है कि पर्वतरोहियों के साथ तेंजिंग जो है 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में ऊपर जाते रहे थे। और तेंजिंग यू तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, मगर उनका जन्म जो है तिब्बत में हुआ था। तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तिब्बत में। तो आप ध्यान रखिए प्रश्न को, तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ? तिब्बत में। और बचपन के दिन उनके नेपाल में बीते थे। देखिए बचपन उनका कहाँ बीता था? नेपाल में। वैसे तो उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतरोहियों के साथ थे, वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। वे तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेते थे। 1947 में, देखिए यहाँ भी एक मेन पॉइंट है, 1947 में एक पर्वतरोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वोगडी नोर्बू, क्या नाम है उसका? वोगडी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनको पीठ पर लाद कर कई मील पैदल चल करके अस्पताल ले गए। इस प्रकार वोगडी की जान बची थी। तो इस पाठ में देखा जाए तो अनेक प्रश्न बन रहा है कि तेंजिंग यूथो 20 साल के उम्र से ही कूली का कार्य करते थे, और तेंजिंग तो भारत के मूल निवासी बन गए थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? तिब्बत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन बीता था कहाँ? नेपाल में। ठीक है। और 1947 की एक घटना है कि जब कुछ जो एक दल था पर्वतरोहियों का, तो उनके साथ जब जा रहे थे पर्वत की चढ़ाई करने के लिए, तो अपने एक साथी वोगडी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनको पीठ पर लाद करके और कई मील चलकर अस्पताल ले गए। इस प्रकार वोगडी को जान बचाया था इन्होंने। तो यहां पर से कई प्रश्न बन रहा है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप ध्यान रख सकते हैं। सन 1953 में, देखिए यहां से एक प्रश्न बन रहा है, सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलरी के साथ, देखिए तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वहां चढ़ा और विजय का झंडा गाड़ा। देखिए तो आप ध्यान रख सकते हैं कि तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने 1953 ईस्वी में हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची श्रृंखला एवरेस्ट, आप नाम इसका जरूर ध्यान में सुने होंगे। एवरेस्ट जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर है। तो इस पर जो चढ़ने का उनका सपना था वो पूरा हुआ, और वहां जाकर के विजय का झंडा इन्होंने गाड़ा। तो कब ये घटना 1953 का, और ये थे तेंजिंग नोर्गे और इनके साथ एक और साथी थे एडमंड हिलेरी। और हिमालय की ऊंचाई कितना है एवरेस्ट की? तो 8,848 मीटर। तो यहां से भी कई प्रश्न बन रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहां कह रहा है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में हम लोगों ने काफी समय गुजारा और पर्वतारोहण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस संस्थान को माउंट एवरेस्ट पर विजय की खुशी में 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है इसको 1954 में स्थापित किया गया था, और पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी होता है। तो जो मतलब पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको चढ़ने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, और उनके साथ अनेक सामान रहता है। तो यहाँ पर सामान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, तो बस हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ इसमें कौन सा कार्य जो है उनके द्वारा किया गया, और कौन सा प्रश्न जो आने की संभावना इसमें रहेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, हम लोग इसे पढ़े हैं कि तेंजिंग नोर्गे जो थे वे कूली का कार्य करते थे। तो कूली या गाइड उसी को लिख रहा है। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। यह बहुत समान पद है, तेंजिंग नोर्गे को भी सिरदार का पद मिला था। तो देखिए ये कूली या गाइड का जो नाम है, इसी को दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है? सिरदार कहा जाता है।
तो यही है एंडमेंट ही लगे तेंजिंग नोरगे। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहां पर ये प्रश्न कुछ आपको दिखे। देखिए यहां पर थोड़ा छोटा सा प्रश्न दिख रहा है, कह रहा हाल फिलहाल में बिहार की पर्वतरोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया है। क्या नाम है उनका? निरुपमा अग्रवाल ने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त किया है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इस पर चढ़ने का कार्य किसने किया है? तो बिहार की पर्वतरोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है दार्जिलिंग की यात्रा के पश्चात हमने अपने अगले पड़ाव गंगटोक के लिए प्रस्थान किया। तो आपको पता होगा कि गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी है। गंगटोक जो है समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह सिक्किम राज्य का राजधानी है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि गंगटोक जो है समुद्र तल से लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक राजधानी है। जो कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बहुत सारा आपको प्रश्न दिखेगा अनेक प्रकार का। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। देखिए तीस्ता क्या है? सिक्किम की मुख्य नदी है। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली, भूटिया 3 जनजातियां निवास करती है। कौन कौन? लेप्चा, नेपाली और भूटिया निवास करती है। तो ये सब आपको ऑप्शनल प्रश्न में मिलेगा, इसलिए आप सारे प्रश्न को 1-2 बार सुन करके ध्यान रखिएगा। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे साधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े और मनकों से युक्त सोने का आभूषण पहनना पसंद करती है। गंगटोक में हम लोगों ने फूलों का बगीचा, बॉटनिकल गार्डन, रूमटेक मॉनेस्ट्री आदि देखा। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा बौद्ध धर्मगुरु का निवास भी है। देखिए रूमटेक मॉनेस्ट्री क्या है? करमापा बौद्ध धर्मगुरु उनका निवास भी है, या बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल भी है। कौन? रूमटेक मॉनेस्ट्री क्या है? ये बौद्ध धर्मगुरु का निवास है या बौद्ध धर्म के लिए दर्शनीय स्थल भी है। तो यहाँ पर आप देखें कि सिक्किम की जो मुख्य नदी है उसका नाम क्या है? तीस्ता है। और यहाँ के 3 मुख्य जनजातियां हैं, लेप्चा, नेपाली और भूटिया। तो इसका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है एक दिन हम लोग गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। देखिए जिसका चर्चा था पटना से नाथुला, तब ये नाथुला जा रहा है। गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से कितना ऊंचाई? 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गया। तो नाथुला की ऊंचाई बता रहा है। और फिर है कि यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कौन? नाथुला जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसे जैसे हम गंगटोक से आगे बढ़े और ऊपर चढ़े, ठंड बढ़ती गई। इन पहाड़ों पर घुमावदार सड़कें सांप की तरह दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर मेन प्रश्न जो था उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार और जरा इसको ध्यान देते हैं। कह रहा है एक दिन हम गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला घूमने गए। नाथुला क्या है? तो भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला एक दर्रा है। वो क्या है? भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित एक दर्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तो कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है, क्योंकि जहां भी प्रश्न दिख रहा है उसको हम पहले अंडरलाइन कर चुके हैं ताकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे और सारे चैप्टर को आसानी से क्लियर भी किया जा सके। देखिए यहां से कुछ प्रश्न दिख रहा है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाथुला का रास्ता जो है पुराने समय में इसी को क्या कहा जाता था? सिल्क मार्ग कहा जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। चीन के जो यात्री थे इसी मार्ग से चल करके विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया तक के व्यापार के लिए आते जाते थे और हमने यहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। ये तो उसकी कहानी है। लेकिन यहां पर इसका मेन पॉइंट क्या है कि नाथुला का रास्ता जो है प्राचीन काल में सिल्क मार्ग कहलाता था और इस मार्ग से होकर के चीन के जो व्यापारी थे, चीन के जो यात्री थे, विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक सफर इसी से करते थे। यानी सामान लाने ले जाने का कार्य इसी से उन लोग किया करते थे। किससे? सिल्क मार्ग से, जिसको नाथुला दर्रा कह रहा है। तो बस ये चैप्टर 1 में आपको इतना ही प्रश्न मिलता है। इसमें अगर अलग अलग किया जाए तो कम से कम आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। दूसरा चैप्टर में कोई खास प्रश्न नहीं है इसमें, तो मेन जहां पर प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रश्न को हम अंडरलाइन किए हैं ताकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे और मेन प्रश्न को कवर भी किया सके। तो कह रहा है यहां पर कि मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। तो दूसरा चैप्टर इसमें शुरू हुआ है। तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो दूसरे चैप्टर का नाम आप देखे होंगे, ये खेल से संबंधित है। क्या है ये? खेल से संबंधित है। इस चैप्टर का नाम ही है खेल। तो मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है। देखिए क्या है, मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ आती आ रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो, जापान का सुमो हो, सिख संप्रदाय का गतका हो और आज के समय में जूडो कराटे हो, तो सब क्या है? एक युद्ध कला है जो सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से ये सब जो है अपनाए जाते हैं। एक बार फिर से इसको मिलाते हैं। कह रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा में कुश्ती है, गुरु शिष्य परंपरा में कुश्ती, तो भारत के लिए कुश्ती समझिए। और जापान के लिए क्या है? जापान में उसी को सुमो कहा जाता है। और सिख संप्रदाय के लिए क्या है? गतका कहलाता है। तो ये क्या है? एक मार्शल आर्ट है जो सुरक्षा के लिए हम लोग इसका व्यवहार करते हैं। देखिए ये क्या है? ये सिख संप्रदाय का जो एक आर्ट है, मार्शल आर्ट, जिसका नाम गतका अभी बता रहा था, तो उसी गतका की यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार किया है। देखिए गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो अब ये नाम जरूर ध्यान रखिए, गतका। तो क्या है? ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है या आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। तो जो सिख धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वे गतका सीखते हैं ताकि वो अपना आत्मरक्षा जो है स्वयं कर सके। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। तो मेन प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि गतका जो एक आत्मरक्षा की कला है, ये मार्शल आर्ट है जिसको सिख संप्रदाय के द्वारा ये खेला जाता है। और ये क्या है? एक आत्मरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली एक कला है कि इसका क्या नाम है? गतका नाम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां से बस दूसरे चैप्टर का इतना ही प्रश्न था। अब चाहते हैं चैप्टर नंबर तीसरा में, और चैप्टर तीसरा जो है इसमें भी बहुत कम प्रश्न है। तो देखिए जो मेन प्रश्न उसको हम अंडरलाइन किए हैं। तो ये चैप्टर जो तीसरा है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है बीजों का बिखरना। क्या नाम है? बीजों का बिखरना। तो इस चैप्टर में देखिए कहां कहां मेन प्रश्न है। कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन। देखिए तो यहां पर एक मेन प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? वर्धमान महावीर, है ना। अगर आप महावीर भी ध्यान में रखते हैं तो उतना ही नाम आपके लिए काफी है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव आए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर का जन्मस्थली मानता है। किस गांव को? लछुआड़ गांव को। देखिए तो क्या है? भगवान महावीर का क्या माना गया है कि जन्मस्थल यही है। कौन सा गांव? तो जमुई जिला का लछुआड़ गांव। और प्रखंड कौन सा है? सिकंदरा प्रखंड में। तो भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर। तो मेन प्रश्न यहां पर यही बनता है, और आगे जाके कोई प्रश्न इसमें है नहीं चैप्टर तीसरा में। तो बस आज के लिए ही प्रश्न रह गया। तो इस प्रकार हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक प्रश्न को क्लियर किए हैं। तो इसमें पूरे चैप्टर को हम लिए नहीं हैं, बस उसी पॉइंट को लिए हैं या फिर उसी टॉपिक को लिए हैं जहां से प्रश्न जो है बन रहा है। अन्यथा इसमें ज्यादा प्रश्न को हम लिए नहीं हैं, लेकिन फिर भी जहां जहां इसमें जो प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे टॉपिक हम शामिल किए हैं। तो आप इसको 1-2 बार सुन करके या तो फिर नोट करके भी याद रख सकते हैं। और अगर आप इस पेज का या फिर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसी चैनल पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और वहां से आप इसका लिंक ले करके टेलीग्राम का, वहां से जुड़ करके आप इससे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है कोई इसी टाइप का, लेकिन गणित से आएगा अगला वीडियो। आज का टॉपिक जो था पर्यावरण से था, तो अगला गणित से हम लेने का प्रयास करेंगे ताकि सारे टॉपिक को एक समान रूप से क्लियर किया जा सके।
तो चलिए आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आएगा फिर इसी का, तब तक के लिए बाय।